ओके, है कि हाँ, आपके जो है ये जैसे होने जा कोडिंग जो है सिलेबस आज शायद आपके पास पहुंच गया होगा या आज पहुंच जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग एग्जाम दिए थे 50 मार्क्स के, तो ये भी जो है आपका देगा कि कोडिंग जो है अब हम अपना रिवीजन करेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो इसलिए ये मत सोचना कि मैम आप दोबारा क्यों करवा रहे हो लेसन को। तो अब आप ऐसा भी नहीं है, क्योंकि काफी लेसन जो आया है उसके अकॉर्डिंग काट दिए गए हैं। अब हमारे सिलेबस में नहीं है तो ज्यादा हमारा नहीं रहता है। तो अब जो लेसन बच्चे एचएसएसएम में आएंगे और मैं हम करेंगे। तो वो मतलब लाइन बाय लाइन पढ़ना है, क्योंकि जो क्वेश्चन है ऑप्शनल, जिसके 4 ऑप्शंस होंगे वो कहीं से भी आ सकते। जरूरी नहीं कि बैक एक्सरसाइज से आए या तरह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से आए। तो लेसन जो है हम वन बाय वन एक एक जो है पूछा जा सकता है लेसन। लेखक परिचय से भी पूछा जा सकता है, या फिर जो हमारा लेसन है उसमें कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो आप अपनी जो अक्षितिज बुक है बेटा वो ओपन करेंगे, और जो लेसन नंबर 2 है लहासा की ओर, क्योंकि आपकी एचएसएसएम में आना है। तो ये हम रिवाइज करेंगे। पेज नंबर 21 ओपन करेंगे आप अपनी बुक का। बुक है आपकी अक्षितिज, पेज नंबर 21। तो पाठ है बेटा हमारा 2, और पाठ का नाम है हमारा लहासा की ओर। तो जो लहासा है, सॉरी, सबसे पहले हम राहुल सांकृत्यायन जी के बारे में पढ़ते हैं, जो इसके लेखक हैं, जो है पाठ के। तो इस पाठ में जो है लेखक अपनी तिब्बत यात्रा का वर्णन करता है कि नेपाल से तिब्बत जाने वाले मार्ग से जो है, जो नेपाल से तिब्बत जाता है उस मार्ग से वे ल्हासा जा रहे हैं। तो अब देखिए लेखक के बारे में। राहुल सांकृत्यायन का जन्म सन 1893 में उनके ननिहाल गांव पंधहा, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ। यानी कि ये उत्तर प्रदेश के गांव पंधहा में पैदा हुए। जिला था इनका आजमगढ़, और अपने नाना के घर ये पैदा हुए, इनका जन्म हुआ। और इनका जो पैतृक गांव था, जो इनका जिनके जहाँ इनके दादा परदादा पिता रहते थे, वो था कनैला। उनका मूल नाम केदारनाथ पांडे था। उनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण किया। जन्म कब हुआ बेटा? 1893 में। और 1930 में ये श्रीलंका गए और वहां जाकर इन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। तब से उनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया। देखिए पहले इनका नाम था केदार पांडे। क्या नाम था बच्चों? केदार पांडे। तो फिर जब ये श्रीलंका जाकर इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया 1930 में, तो इनका जन्म तब पड़ गया वहां राहुल सांकृत्यायन। राहुल जी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे। देखिए ये हमारी प्राचीन भाषाएं हैं बेटा, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी, इनको बहुत सारी भाषाएं आती थी। किनको? राहुल सांकृत्यायन जी को। उन्हें महापंडित भी कहा जाता था, क्योंकि वो बहुत सारी भाषाओं के जानकार थे, तो इसलिए जो है उन्हें महापंडित भी कहा जाता था। तो इनका देहांत हो गया बेटा 1963 में, 63। जन्म 1893, और मृत्यु जो है 1963। राहुल सांकृत्यायन ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रावृत्त, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया।
इतनी ही नहीं उन्होंने अनेक ग्रंथों की है। दर्शन 22वीं सदी गंगा तो भागो नहीं हो दिमागी अक्कड़ शास्त्र उन जो है प्रमुख रचनाएं हैं। कौन कौन सी? मेरी जीवन इसकी लगभग 150 है, 150 है। इसके अलावा जो है इन रचनाओं के अलावा जो है उन्होंने दर्शन, फिलॉसफी जिसको हम कहते हैं बेटा, दर्शन को क्या कहते हैं हम? फिलॉसफी, राजनीति, धर्म और इतिहास, विज्ञान आदि पर भी जो है राहुल जी ने लगभग 150 के करीब जो है पुस्तकें लिखी हैं, 150 के आसपास। राहुल जी ने बहुत सी लुप्त प्राय सामग्री का उद्धार कर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया है। देखिए लुप्त प्राय क्या होती है बेटा? जो चीजें लुप्त होने जा रही थी, खत्म होने जा रही थी, उनको जो है अपने साहित्य में स्थान देकर उनकी रचना करके जो है उन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया है। जैसे धर्म के बारे में, हमारे जो सिद्धांत हैं उनके बारे में जो लुप्त होते जा रहे थे, तो अपने लेखन में स्थान देकर जो है उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है। तो बेटा इनका पहले नाम क्या था? केदार पांडे। और बाद में जब इन्होंने 1930 में श्रीलंका में जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण किया तो इनका नाम पड़ गया राहुल सांकृत्यायन। और इनका जो गांव है वो है कनेला, और इनका जन्म हुआ था आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में, अपने ननिहाल में। रचनाएं मेरी जीवन यात्रा, दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो। यहाँ से बच्चों क्वेश्चन आएगा, अच्छे से रीड कर लेना, ठीक है? क्योंकि जो लेखक परिचय है उसमें से भी मैंने क्वेश्चन डालना है आपके ये सेशन में। तो यात्रा वृत्त लेखन में राहुल जी का स्थान अन्यतम है। भाई जो यात्रा वृत्त है, जैसे यात्राओं का वर्णन, यात्रा वृत्त का मतलब है जब लेखक कहीं पर यात्रा के लिए जाता है और उसका वर्णन करता है तो वो जो है विधा कहलाती है यात्रा वृत्त। तो कहते हैं कि वैसे तो उन्होंने रचनाएं बहुत की है, लेकिन जो यात्रा वृत्त हैं उनमें उनका महत्वपूर्ण स्थान है। बहुत अच्छी तरह से उन्होंने यात्रा वृत्तांतों का वर्णन किया है। उन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा और उससे होने वाले लाभों का विस्तार से वर्णन किया। उन्होंने जो है कहीं पर जैसे हम घूमने जाते हैं तो वहां होने वाले उनके लाभों का, कि घूमने जाने के क्या लाभ हैं, कैसे हमें नए नए स्थानों की जानकारी मिलती है, तो इस प्रकार का शास्त्र उन्होंने रचा भी और उसके जो है लाभों का भी वर्णन किया। मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया। क्या कहते हैं वे? कि मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बनाया। घुमक्कड़ मतलब जो घुमक्कड़ प्रवृत्ति का आदमी हो, वो जैसे कहीं घूमता रहता हो, ऐसे ही नहीं आवारागर्दी में, उसको हम घुमक्कड़ नहीं कहेंगे, बल्कि जो कहीं कहीं की यात्राएं जो है करता है और घुमक्कड़ प्रवृत्ति का है। उससे हमें हमारा मनोरंजन भी होता है, हमारा ज्ञान भी बढ़ता है। यदि हम कहीं यात्रा पर जाते हैं, किसी नए स्थान की यात्रा करते हैं और अज्ञात स्थलों की, जिन स्थानों के बारे में हम नहीं जानते, उनके बारे में हमें जानकारी भी मिलती है। तो ये है लाभ किसके? यात्रा करने के। कहीं पर भी जब हम किसी भी लंबी यात्रा पर जाते हैं तो वो उसके क्या क्या लाभ है? हमारा मनोरंजन होता है, हमारा ज्ञान बढ़ता है और हमें अज्ञात स्थानों के बारे में जानकारी मिलती है। हमारी भाषा और संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है, कि हम अपनी भाषा और संस्कृति जो है उन लोगों को सिखाते हैं और उनकी भाषा और संस्कृति के बारे में हमें पता
चलता है। राहुल जी ने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त वहां के जनजीवन की सुंदर झांकी प्रस्तुत की है। तो अब जो ल्हासा है वहां के जनजीवन का भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया है। तो जो संकलित अंश है वो राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है, जो उन्होंने सन 1929 और 30 में नेपाल के रास्ते से की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिखमंगे के छद्म वेश में भी की थी। कि क्या था कि उस समय जो है भारतीय लोगों को अनुमति नहीं थी तिब्बत जाने की, इसलिए जो है ये उन्होंने यात्रा भिखारी के वेश में, छद्म वेश में की थी। इसमें तिब्बत की राजधानी जो है ल्हासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का भी वर्णन किया गया है। क्या बताया है लेखक ने कि जो तिब्बत की राजधानी है वो है ल्हासा। तो ल्हासा की तरफ कितने दुर्गम दुर्गम बहुत ही कठिन रास्ते जो आते हैं, तो उनका उन्होंने वर्णन किया है। देखिए लेखक जो है बेटा वो नेपाल के रास्ते से तिब्बत जाना चाहता था, तिब्बत की यात्रा कर रहा है, और जो तिब्बत की राजधानी है वो है ल्हासा। ठीक है। तो अब ल्हासा की ओर जाने वाले जो भी मार्ग हैं, रास्ते में क्या-क्या आते हैं, क्या समस्याओं का किन सामना करना पड़ता है, तो लेखक ने जो है इसका विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। और जो शैली है, जो भाषा शैली है लेखक की, वह भी बहुत ही रोचक है, अर्थात अच्छी लगने वाली है, क्योंकि कई ऐसे शब्द आते हैं जिन्हें हमें जिनका पता नहीं होता। तो इसलिए जो है हम नए-नए स्थानों के बारे में सुनते हैं, तो नए-नए शब्दों का भी प्रयोग हुआ है, इसलिए जो भाषा शैली है वो भी रोचक है। इस यात्रा वृत्तांत से हमें, तो जो ल्हासा की ओर है वो क्या है बेटा, एक यात्रा वृत्तांत है। और किसने लिखा है? राहुल सांकृत्यायन जी ने। तो हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में भी इस यात्रा वृत्तांत से जानकारी मिलती है कि ये तिब्बत की जो यात्रा है, वो तिब्बत का समाज है, वो कैसा है। अब हम लेसन स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, बड़े ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि ईएचएसएसएम में आपको बाय बाय मार्क्स लेने हैं, अच्छे नंबर लेने हैं। तो ध्यान से अपना पेज नंबर 25 ओपन करेंगे। लेसन हम रीड कर रहे हैं। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता। जैसा कि लेखक ने बताया है कि उस समय जो है भारतीयों को तिब्बत जाने की अनुमति नहीं थी, तो लेखक जो है वो एक भिखारी के छद्म वेश में जो है, भिखमंगे के वेश में वहां जाता है। और उस समय जो है क्या था, फ्री क्लिंगपोंग का रास्ता जब नहीं खुला था, तो नेपाल ही नहीं हिंदुस्तान की भी चीजें जो है इसी रास्ते से तिब्बत जाया करती थी। अब तो जो है नया रास्ता बन गया है, जैसे इन्होंने लिखा है फ्री पोंग का रास्ता, कि उस रास्ते से जो है भारत से तिब्बत जाया जाता है, लेकिन पहले जो है नेपाल होकर तिब्बत जाया जाता था जब यह रास्ता नहीं था। इसलिए जो है यह व्यापारिक ही नहीं सैनिक रास्ता भी था। जो हिंदुस्तान की चीजें जाया करती थी तिब्बत या आया करती थी बेटा, वो भी जो है नेपाल के रास्ते से ही आया करती थी। यह व्यापारिक ही नहीं सैनिक रास्ता भी था। भाई व्यापार करने का रास्ता ही नहीं था, यहाँ पर सैनिकों की चौकियां भी थी। इसलिए जो जगह जगह है फौजी चौकियां और किले बने हुए थे। कि भारत से जो है तिब्बत जाने का रास्ता क्या था कि नेपाल से होकर जाया जाता था। और ये रास्ता केवल व्यापारिक रास्ता ही नहीं था, बल्कि सैनिक रास्ता भी था, जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। अब क्या है, उस रास्ते में जब हम भारत से नेपाल होकर तिब्बत जाते हैं, तो उस रास्ते में जो है जगह जगह फौजी चौकियां बनी मिलती हैं, जिनमें कभी चीनी
जो है पलटन रहा करती थी, चीनी सेना रहा करती थी। पलटन क्या होती है? सेना। बड़े-बड़े जो है चौकियाँ, किले बने हुए हैं सेना के और वहाँ पर जो है पहले चीनी पलटन रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान जो है वहाँ गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, दुर्ग होता है किला। देखिए जो फौजी चौकियाँ बनी हुई थी, किले बने हुए थे जहाँ चीनी फौजी रहते थे, अब जो है वो जो चौकियाँ हैं वो गिरने लगी हैं, फौजी मकान गिर चुके हैं। और जो दुर्ग हैं, किले, वहाँ पर जो है किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है। वहाँ घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं, ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला है। वहाँ कुछ घर जो है आबाद दिखाई देते हैं, मतलब कुछ लोग वहाँ रहते हैं, आबादी। कुछ लोग जो है वहाँ उन चौकियों में, उन दुर्गों में, उन किलों में रहते हैं। ऐसे ही परित्यक्त एक चीनी किला था। परित्यक्त मीन्स छोड़ा हुआ, त्यागा हुआ। तो परित्यक्त छोड़ा हुआ या त्यागा हुआ एक किला है, चीनी किला। हम वहां चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें भी हैं। कहता है कि जब हम जा रहे थे तो रास्ते में एक जो है त्यागा हुआ, छोड़ा हुआ चीनी किला था, वहां हम चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत की जब हम यात्रा करते हैं तो यात्रियों को बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ता है और कुछ आराम की बातें भी हैं। वहाँ जाति-पाति, छुआ-छूत का सवाल ही नहीं है। देखिए फ़ायदा तो क्या है तिब्बत यात्रा का कि एक तो वहाँ छुआ-छूत नहीं है, भई ये नीच जाति का है, ये ऊँच जाति का है, जैसे हमारे यहाँ पर है। अब तो ख़ैर नहीं है, पहले की अपेक्षा बहुत कम है, लेकिन हमारे यहाँ जाति-पाति का भेदभाव फिर भी किया जा रहा है। तो वो तिब्बत में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये है अच्छी बात। तिब्बत के समाज के बारे में और ना ही वहाँ औरतें पर्दा करती हैं और बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते, नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं। एक क्या बात है बेटा वहाँ के समाज के बारे में कि वहाँ आप घर के किसी के भी घर के भीतर जा सकते हैं, लेकिन यदि आप बहुत ही निम्न श्रेणी के नीच श्रेणी के भिखमंगे दिख रहे हैं, तो शायद अब आपको अंदर नहीं जाने दिया जाए, लेकिन वहाँ कोई भी अजनबी यदि वो ठीक-ठाक लग रहा है, उसे अंदर जाने की, घरों के अंदर जाने की अनुमति है। इसके बाद क्या है वहाँ के समाज की अच्छाई बेटा हमने क्या पढ़ा है अभी-अभी कि वहाँ पर्दा नहीं करती हैं औरतें, वहाँ जाति-पाति या छुआ-छूत का कोई भेदभाव नहीं है और वहाँ किसी को भी जो है घर के अंदर आने की अनुमति है, प्रवेश करने की अनुमति है, सिर्फ निम्न श्रेणी के भिखमंगों को छोड़कर। चाहे आप बिल्कुल अपरिचित क्यों न हो, भई घर वाले जो है अजनबी क्यों न हो उस घर के लिए आप, लेकिन फिर भी आप घर के अंदर जा सकती हैं। यदि आप अपरिचित हैं, तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं और वह आपके लिए उसे पका देगी। यानी कि वहाँ यह नहीं है कि यह अजनबी है, इसे घर के अंदर प्रवेश नहीं दिया जाए। यदि आप घर की बहू या सास को जाकर अपनी झोली में से चाय देंगे तो वह आपके लिए चाय बना देगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए, वह चाय चोड़ी में कूट कर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन में रख के आपको दे देगी। तो यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चोड़ी में चाय मथ कर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की ज़रूरत होती है। तो वहाँ देखिए बेटा चाय बनाने का एक अलग ही तरीका है। तो कहता है कि यदि आप मक्खन और सोडा नमक भी अपनी चाय में डलवाना चाहते हैं, तो क्या है कि आप उनको जाकर दे दीजिए, वे स्वयं जो है कूट कर सोडा नमक वगैरह कूट कर आपकी चाय में उसे दूध वाली चाय के रंग जैसा बना देंगी घर की औरतें ही। और आपको एक टूटीदार बर्तन में जो है, जैसे केतली होती है बेटा हमारी,
तो वो उसमें जो है रख के आपको दे देंगी। और यदि बैठक की जगह जो है, बैठक क्या होती है बेटा आपकी? ड्राइंग रूम। तो ड्राइंग रूम यदि आपका उनके चूल्हे से दूर है और आपको डर है सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप जो है खुद जाकर जो है चौड़ी में चाय मथ कर ला सकते हैं। चाय का रंग जो है तैयार हो जाने पर, ये एक बर्तन होता है बेटा उनका, जिसमें वो चाय मथते हैं, सारा कुछ उसमें डालकर। फिर नमक और मक्खन डालने की ज़रूरत होती है। मतलब आप, यदि आपको विश्वास नहीं है कि वे अच्छी चाय नहीं बनाएँगे आपके लिए, जो भी आपने मक्खन वग़ैरह दिया उसमें नहीं डालेंगे, तो आप खुद भी अपनी चाय तैयार कर सकती हैं। पेज नंबर 26 पृष्ठ निकालिए बेटा 26। परित्यक्त चीनी किले में से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। जब हम उस किले में चाय पी रहे थे तो एक आदमी आया राहदारी मांगने। हमने वह दोनों चिटें उसे दे दी। शायद उसी दिन हम ओंगला के पहले के आखिरी गांव, ओंगला क्या है बेटे? की सीमा है, उसके एक नाम है थोंगला। ठीक है। थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे और भिखमंगे भी ठहरने के लिए जगह मिली। तो कहता है वो उसके साथ थी। तो जब वो पहुंचे भिखमंगों के वेश में वहां पर, तो वहां पर जो वेश में भी उन्हें ठहरने के लिए अच्छा स्थान मिल गया। वैसे भिखमंगों को नहीं ठहरने देता में, लेकिन सुमति के जानकार होने के कारण जो है ठहरने के लिए आने, हम इसे वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे, किंतु के लिए जगह नहीं दी। कुछ लोगों की उसकी निर्भर है, खासकर शाम के वक्त भांग पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते हैं। तो ये एक छंग जो है बेटा, ये है उनका जो है पेय पदार्थ है एक, जिससे पीकर जो है नशा हो जाता है। तो कहता है लेखक कि 5 साल बाद हम इसी रास्ते से लौटे। देखिए लेखक कहता है कि जब हम भिखमंगों के वेश में गए और सुमति के साथ था मैं, तो हमें रहने के लिए अच्छी जगह मिल गई। लेकिन जब 5 साल के बाद हम एक जेंटलमैन के वेश में, क्योंकि उसके बाद तो रास्ता बन गया था, जब हम एक जेंटलमैन भद्र वेश में जो है यात्री के रूप में वहां पर गए और हम घोड़ों पर सवार होकर आए थे, तो उस वक्त जो है हमें रहने के लिए अच्छी जगह नहीं मिली। हमें एक झोपड़े में रहना पड़ा। अब हमें सबसे विकट जो डांडा है, थोंगला पार करना। तो कहता है डांडा जो है एक ऊंची जमीन है, ऊंचा स्थान है, तो उसका नाम है डांडा। और तिब्बती सीमा का एक स्थान है, वहाँ जो है उसको कहा, उसका नाम है थोंगला। फिर कहता है कि अब हमें क्या था कि बहुत ही जो मुश्किल है डांडा थोंगला पार करना था, जो बहुत ही ऊंचा स्थल था। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। जो ऊंची जमीन है, ऊंचे ऊंचे टीले बने हुए हैं, तो वे सबसे खतरनाक जगह हैं तिब्बत में। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होती।
देखिए, जो कहता है कि जो डांडे की ऊँचाई है वो 16-17 हज़ार फीट हो सकती है और वहाँ पर जब हम वहाँ से उतरते हैं, उसको पार करते हैं, तो दूर-दूर तक जो है कोई गाँव वगैरह दिखाई नहीं देते, रिहायशी इलाका दिखाई नहीं देता। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को नहीं देखा जा सकता। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है कि जो डांडा और थोंगला है, जो डांडा क्षेत्र है, वो डाकुओं के रहने के लिए बहुत अच्छी जगह है, क्योंकि यहाँ आस-पास कोई बस्ती दिखाई नहीं देती। और क्या है कि तिब्बत में गाँव में आकर यदि क्या कह बताना चाहता है लेखक कि डाकुओं के रहने के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत में गाँव में आकर खून हो जाए, तब तो खूनी को सज़ा भी मिल सकती है, लेकिन इन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमी के लिए कोई परवाह नहीं करता। देखिए, यदि रिहायशी इलाकों में कोई खून-खराबा होता है, तो उस पर तो एक्शन लिया जा सकता है, लेकिन इन निर्जन स्थानों पर निर्जन, जहाँ कोई व्यक्ति ना रहता हो, तो इन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों की कोई परवाह नहीं करता। सरकार यहाँ तो जो डाकू है किसी को भी मारकर किसी भी यात्री को और उसका सामान लूटकर उसे वहीं जो है गिरा सकते हैं और उसके बारे में किसी प्रकार की कोई इंक्वायरी नहीं होती। इसलिए जो डांडे है वो सबसे अच्छी जगह है डाकुओं के रहने के लिए। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती है, वहाँ गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, डकैत, चोर, लुटेरे, डाकू। तो पहले वे आदमी को मारते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। पहले क्या है वो ये नहीं देखते कि इसके पास है या नहीं। डाकू क्या करते हैं पहले आदमी को मार देते हैं और फिर देखते हैं कि इसके पास कुछ है भी या नहीं। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्टल बंदूक लिए फिरते हैं। यहाँ पर जो है हथियार का कानून नहीं है। यहाँ पर जो लोग हैं, जैसे हमारे यहाँ लाठी रखते हैं, वैसे वहाँ पर जो तिब्बत के लोग हैं, वे हाथ में बंदूक, पिस्टल लेकर घूमते रहते हैं। वहाँ पर जो है हथियार नाम का कोई कानून नहीं है। जैसे हम यहाँ अगर पिस्टल खरीदते हैं तो हमें लाइसेंस बनवाना पड़ता है, लेकिन वहाँ पर जो है इस प्रकार का कोई नियम नहीं है। यहाँ पर तो जैसे सरकार के पास रजिस्टर्ड होता है कि हमारे पास कौन-सा हथियार है और हम कितने हथियार रख सकते हैं, लेकिन वहाँ पर इस प्रकार का कोई नियम नहीं है। कहाँ पर? तिब्बत में। ल्हासा क्या है बेटा? तिब्बत की राजधानी है। फिर कहता है लेखक कि डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। यदि डाकू उस यात्री को जान से न मारे तो उसे अपने प्राणों का खतरा रहता है, इसलिए वह पहले यात्री को मारता है और फिर उसे लूटता है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोंगला के पास खून हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे और जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते टोपी उतार जीभ निकाल कुची कुची एक पैसा कहते भीख मांगने लगते। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते और अगला पड़ाव जो है 16-17 मील से कम नहीं था। तो लेखक कहता है यदि हमें ऐसी सिचुएशन का सामना करना भी पड़ जाता, तो जैसे डाकू लुटेरों का सामना करना भी पड़ जाता तो हम क्या करते कि हम भिखमंगे के वेश में तो थे ही और फिर क्या करते हम वैसी ही सूरत बना लेते और टोपी उतार दे, जीभ निकाल लेते और क्या कहते हैं उनको कुची कुची एक पैसा कि दया करो एक पैसा दे दो और भीख मांगने लगते। इसलिए जो चोर डाकू लुटेरे हैं उनको हमारे ऊपर शक नहीं हुआ। और फिर क्या हुआ कहता है कि पहाड़ की जब हम ऊंचाई पर चढ़ रहे थे
डांडा कह रहा है वो कि एक ऊंचा स्थान पार करना पड़ता है, तो कहता है कि मैंने सुमति से कहा कि भाई अब इतना सामान लेकर पीठ पर कैसे चलेंगे। और अगला पड़ाव जो है जहाँ हमें रुकना था वो भी 16 मील से कम नहीं था। मैंने सुमति से कहा कि यहाँ से लंगकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़े चलेंगे। तो कहता है लेखक कि मैंने अपने मित्र सुमति से कहा कि 2 घोड़े कर लेते हैं और वो जो है घोड़े उन पर रखेंगे, जो पहले था उनके उनसे उसके जो है सामान रखने के बाद हम जो है उन पर बैठकर भी चलेंगे। कहता है लंकोर तक कर लो। भाई लंकोर भी जो है एक जगह का नाम है बेटा, लंगकोर वहां पर। तो 2 घोड़े कर लेते हैं वे। थी सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था। अब डांडे के देवता का स्थान था सबसे ऊंच शिखर पर, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से सजाया गया था। जो डांडे के देवता का स्थान है वो से सजाया गया था, पत्थरों के ढेरों से, जानवरों की सींगों से और रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से। अब हमें जो है बराबर उतराई पर चलना था। अब चढ़ाई तो हमारी हो चुकी थी, अब हमें जो है डांडे से नीचे उतरना था। जब वो टॉप पर पहुंचता है डांडे की, तो कितना दूर समुद्र तल से कितने ऊंचाई पर खड़ा है? 17-18 हजार फीट ऊंचाई पर खड़ा है। अच्छा, पेज नंबर 27 तक किया है, हाफ हमारा रहता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको अच्छे से रीड करेंगे और कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे। धन्यवाद।